लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीडी लखनऊ से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में एमबीए कर चुके मिस्टर इमरान खान जी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। रिटेल ब्रांच बैंकिंग में 18 सालों का तजुर्बा रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी ने ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, लोन प्रोसेसिंग, ऑडिट एंड ऑपरेशंस, एनआरआई सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट डेस्क, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आदि बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मिस्टर इमरान खान जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए एपिसोड, एक नए सेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि कैसे हम ख़ास तौर पे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में या जो कह सकते हैं कि नॉन अर्बन एरियाज़ में हमारे जो लोग रह रहे हैं, जो अपना कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, तो उनके लिए हम गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की योजनाएं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो उनके उनके हित में बनाई जा रही हैं और उस पूरी उनके क्षेत्र की इकॉनमी को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं। इस तरह की जितनी भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, क्या सपोर्ट सिस्टम है, सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और भारत सरकार के इस मिशन में जो कि हमारे इस ग्रुप के माध्यम से उसको जो है एक तरह से हम सपोर्ट करते हैं भारत सरकार की इस कोशिश को। और उसी कड़ी में हमारी कोशिश रहती है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स या पॉलिसीज़ हैं, उनकी जानकारी आसान सी भाषा में और एक सिंपल सी इजी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए, जिसको आप आसानी से समझ सकें और ये जान सकें कि वो किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है और उससे आप कैसे लाभ ले सकते हैं। और आप अपना जो भी मौजूदा व्यवसाय कर रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं या इससे जुड़ी कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं, तो उसमें आप उस पर्टिकुलर स्कीम या पॉलिसी से कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं और उसको अपने फेवर में कैसे काम कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम जिस स्कीम और जिस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही दिलचस्प है और जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP स्कीम। जी हाँ, जैसे कि नाम से ही कुछ समझ में आता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है या उसको बेचा जा रहा है, या इस तरह का कुछ आपके मन में इस नाम को पढ़ने के बाद आपको इस तरह की थॉट्स आ रहे होंगे। तो पहले समझते हैं कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो नाम रखा गया, क्यों रखा गया, क्या इसके पीछे वजह है, क्या उद्देश्य है। तो जिसको हम ODOP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। तो पहले इसको समझते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसको ODOP कहते हैं, ये अगर इसको सही शब्दों में कहा जाए तो ये एक स्ट्रैटेजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है। भारत सरकार की एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कैसे, जो इसका कॉन्सेप्ट है कि जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी स्टेट के अंदर, हम देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कोई ना कोई एक पूरी इंडस्ट्री होती है। जैसे अगर हम किसी वेस्टर्न यूपी के किसी फॉर एग्जांपल मुरादाबाद जैसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो वहाँ पे एक पूरी ब्रास की एक पूरी इंडस्ट्री है। इसी तरह लखनऊ में चिकनकारी की एक पूरी इंडस्ट्री है, जो कि एक लोकली कह सकते हैं कि वहीं की वो पूरी तरह से उसका ओरिजिन है और वहीं उसका पूरा एक बेस है। तो इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट मौजूद होता है, या वहाँ पे कोई एक इस तरह की इंडस्ट्री होती है जो ट्रेडिशनली वहीं से ओरिजिन होता है जिसका, और वहीं पे वो एक तरह से वो इस्टेब्लिश्ड होती है। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कैसे उस ट्रेडिशनल क्राफ्ट को या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को
सपोर्ट किया जाए और उसकी इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, उस पूरी इंडस्ट्री को मजबूत किया जाए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बेहतर किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या क्षेत्र में उसको प्रमोट किया जाए, और ख़ास तौर पे जो कल्चरल हेरिटेज होती है या जो क्राफ्टमैनशिप होती है उस रीजन की, उस पर्टिकुलर हैंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के माध्यम से उसको प्रिजर्व भी किया जाए और उसको प्रमोट भी किया जाए। तो ये मेन उद्देश्य है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट है या इंडस्ट्री है, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो नए व्यवसाय की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो वहाँ का कल्चरल हेरिटेज है, उन सब को प्रिजर्व करना, प्रमोट करना और ओवरऑल इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उस रीजन की उसको बेहतर करना। ये जो ओडीओपी इनिशिएटिव है, ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने इसको इनिशिएटिव लिया था कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य था जिसने ओडीओपी का इनिशिएटिव लिया था, और जो ख़ास तौर पे फोकस था वो यहाँ के ऐसे उद्योग थे जो ट्रेडिशनल थे, जैसे लखनऊ का चिकनकारी या मुरादाबाद का, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि ब्रास इंडस्ट्री, वो बहुत ही समय से कह सकते हैं कि वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स में भी आते हैं और एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में भी आते हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, उस इंडस्ट्रीज़ को मदद पहुँचाने के लिए और वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार पूरे देश में ये इनिशिएटिव लिया था, जिसको आज हम ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जानते हैं। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट चुने जाते हैं ओडीओपी के इस स्कीम के, वो बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोडक्ट फ़ोकस ये स्कीम है कि यही एक प्रोडक्ट रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, जिस डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट होगा, वहाँ पे उस स्कीम के माध्यम से, ओडीओपी के माध्यम से उस प्रोडक्ट या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। वहाँ की जो एक्सपर्टीज़ है, जो वहाँ के लोकल रिसोर्सेज़ हैं, उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी और उनको और मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। वहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट या उस राज्य के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, और पलायन की जो नौजवानों में हमने देखा, ख़ास तौर पे पिछड़े राज्यों में या ऐसी लोकेशंस पे जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे माइग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है यंगस्टर्स का, जिसको रोकने में भी ये काफ़ी मदद करता है। तो ओडीओपी अगर हम बात करें तो वो कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, ये रीजन में जो प्रोडक्ट होता है या रीजन के अंदर जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट होगा, इंडस्ट्री होगा, उसके स्पेसिफिक होगा। तो बैकग्राउंड और ओरिजिन समझते हैं। तो ओडीओपी का जो अगर हम बैकग्राउंड या ओरिजिन की बात करें इस इनिशिएटिव की, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होंगे जिनको समझना ज़रूरी होगा। जो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, जो सबसे की ऑब्जेक्टिव है ओडीओपी स्कीम का, वो ये है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो हमारे अलग अलग रीजन्स के अंदर होती है उसको कम से कम किया जाए। अब ये कैसे कम होगा? जो हमारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं हर रीजन, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको हम मजबूत करें, उनको प्रमोट करें, जिससे क्या होगा कि वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी होगी वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहेगी, वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलेगा और जो लोकल उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मजबूती भी मिलेगी, और एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं न कहीं एक तालमेल भी बैठेगा। वहाँ पे एक कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बनेंगे वो डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, आर्टिसनल एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत ये एक बहुत ही कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग्स हैं लोकल लेवल पे, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमारे देश में इसका खजाना है, एक तरह से कह सकते हैं।
और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो यूनिक और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स आज भी बनाए जाते हैं, और उनका जो एक कल्चरल हेरिटेज है वो उन्हीं प्रोडक्ट्स के माध्यम से या उन्हीं इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से ही उनकी एक तरह से पहचान होती है। तो ओडीओपी स्कीम ये भी ध्यान करती है कि कैसे उसको रिवाइव किया जाए, कैसे उसको प्रमोट किया जाए, ताकि ये जो आर्टिसनल्स या क्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं इनको मजबूत किया जा सके। जब हमारा जो आर्टिसन होगा या जो ये लोकल लेवल पे जो कारीगर है, अगर वो वही इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं होगा, उसको ही अगर बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, तो ज़ाहिर सी बात है वो उस ट्रेडिशनल क्राफ्ट को छोड़ के किसी और व्यवसाय की तरफ जाएगा या किसी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को तलाशेगा। लेकिन अगर उसी इंडस्ट्री में उसको वही आर्ट के माध्यम से उसको बेहतर अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो वो निश्चित तौर पे उसी क्राफ्ट में अपना एम्प्लॉयमेंट को बेहतर करेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत बड़ा इसका जो है ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, ख़ास तौर पे अगर वो कोई एक रूरल एरिया है, और रूरल एरिया में इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमने देखा है कि रूरल से अर्बन की तरफ एक बहुत बड़ा माइग्रेशन होता है हमारे यंगस्टर्स का। जब कोई भी यंग अपना पढ़ाई पूरी करता है और वो ये एक एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ता है, वो तलाश रहा होता है एम्प्लॉयमेंट, तो ज़ाहिर सी बात है अगर उसे अपने लोकल लेवल पे अपनी रूरल एरिया में जिससे वो बिलोंग करता है, अगर वहाँ उसको कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो माइग्रेट करेगा दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, दूसरे स्टेट्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमारे रूरल यूथ के साथ। ओडीओपी के माध्यम से ये कोशिश होती है कि कैसे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उसको, उसी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, ताकि वहाँ के रहने वाले लोकल यूथ को उसी इंडस्ट्री के अंदर बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले और माइग्रेशन की भी प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके, लोकल लेवल पे जो हम जॉब्स क्रिएट कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। इसके अलावा अगर हम विश्व के बाज़ार की बात करें, तो ओडीओपी स्कीम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा या उसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे भी काम करता है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ख़ास तौर पे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। ये विदेशी बाज़ारों में बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड है। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं जो विदेशों में कई गुना कीमत पे बिकते हैं। इसी तरह जो हमारे देश में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं या हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी भी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ऐसे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को मजबूत करना जिनका विश्व में बहुत बड़ा एक बाज़ार है, और वो जो विश्व के बाज़ार के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट के माध्यम से इस इंडस्ट्रीज़ के सामने उनके दरवाज़े खोलना, ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अभी अनटैप्ड मार्केट है, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको ओडीओपी स्कीम के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, ज़ाहिर सी बात है जब हम किसी ट्रेडिशनल क्राफ्ट की या इस तरह की इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है और सबसे बड़ी ज़रूरत भी होती है। ओडीओपी स्कीम के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से जो लोकल प्रोडक्ट्स की कह सकते हैं कि क्वालिटी और जो कॉम्पिटिटिवनेस है, ख़ास तौर पे जब हम उनको विदेशी बाज़ारों में भेजने की तैयारी करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करना, उनकी क्वालिटी को बेहतर करना, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का बहुत अहम रोल आता है। तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत काम इसमें किया जाता है ओडीओपी स्कीम के माध्यम से। और एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट अपनी सही पहचान पाता है, वो होती है उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग। जी हाँ, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी स्तर पे स्थापित करने के लिए। यहाँ पे ओडीओपी के माध्यम से जो भी मार्केटिंग सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्रोडक्ट की, एक ब्रांड आइडेंटिटी जिसको हम कह सकते हैं ओडीओपी प्रोडक्ट्स की, उसको क्रिएट करने के लिए, और कैसे वो ज़्यादा लोगों तक उस प्रोडक्ट की बात पहुंच सके या उसको हम ज़्यादा लेवल पे कह सकते हैं कि एडवर्टाइज़ कर सकें, उसकी मार्केटिंग कर सकें,
ताकि जो उसका जो सेल्स है या मार्केट वैल्यू है वो बढ़ सके। तो यहाँ पे मार्केटिंग और ब्रांडिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल आता है। ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए तरह तरह की एग्जीबिशंस होती हैं, और इस तरह के बहुत सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी प्रोग्राम्स होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े कह सकते हैं कि हम वहाँ पे एग्जीबिशंस होती हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं, जहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो क्राफ्ट्स जो आर्टिसंस होते हैं, तो उनको वहाँ पे मौका दिया जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकें, और वहाँ पे जो विदेशी ख़ास तौर पे जो कस्टमर्स होते हैं वो आते हैं और इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं, और फिर नए व्यापार के नए अवसर खुलते हैं। तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का भी इसमें बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि रोल होता है। तो ये तो कुछ फैक्टर्स थे जिनसे ये हमें पता चलता है कि क्या-क्या जो ओडीओपी है वो कह सकते हैं कि उसको अफ़ेक्ट करता है। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ओडीओपी स्कीम के, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ओडीओपी स्कीम का उद्देश्य यही है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट या इंडस्ट्री पहले से इस्टेब्लिश्ड है, जो उसका ओरिजिन है, वो उसको प्रमोट किया जाए, उसको बेहतर किया जाए, और वहाँ पे जो भी उस क्राफ्ट से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, जो इंडस्ट्री की को जिस तरह की ज़रूरतें हैं, और क्योंकि जो ज़रूरतें होती हैं उस इंडस्ट्री की वो यूनिक होती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिफरेंट अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसकी जो ज़रूरतें होती हैं वो भी यूनिक होती हैं। तो कैसे उनकी यूनिकनेस को मेंटेन करते हुए और कैसे उन तक जो भी ज़रूरी सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो पहुँचाया जाए, ताकि वो जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट किया जा सके। इसी के साथ साथ ब्रांड बिल्डिंग, जैसे मैंने भी बताया कि किसी भी प्रोडक्ट को सही पहचान मिलने के लिए या सही उसकी डिमांड के लिए उसकी एक ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी ओडीओपी प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनको जो एक बड़ा कंज्यूमर बेस है वहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज़ कराने के लिए, एक ब्रांड पोजीशनिंग करने के लिए, ब्रांड आइडेंटिटी को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरह के ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइजेज और प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये हमने देखा कि किसी भी इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा बेसिक बुनियादी ज़रूरत होती है। जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी व्यापार पूरी तरह से जो है अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएगा और हमेशा वो चैलेंजेस में फंसा रहेगा। ओडीओपी स्कीम के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए भी ज़रूरी कदम उठाए जाते हैं भारत सरकार की तरफ से। इसमें पॉलिसीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं और जिस तरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो पहुंचाया जाता है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम सोर्सेज, देखिए किसी भी लोकल इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो इनकम के सोर्सेज हैं वो मल्टीपल होने चाहिए। और ये मतलब किसी भी इंसान के लिए समझना बहुत आसान सी बात है कि अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, तो आपकी डिपेंडेंसी किसी एक सोर्स पे नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो इनकम सोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन की बात है, तो ओडीओपी स्कीम इस चीज़ को इनकरेज करता है कि कैसे जो इनकम के सोर्सेज हैं वो वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो सके, और जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है उनको प्रमोट किया जा सके। इससे होता क्या है कि अगर किसी सिंगल एक कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के ऊपर या किसी एक फसल के ऊपर अगर कोई डिपेंडेंट है, तो वो पूरी डिपेंडेंसी उसकी उसकी इनकम की पूरी डिपेंडेंसी सिर्फ उस इंडस्ट्री या उस क्रॉप से रिलेटेड है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर मल्टीपल चीज़ों के साथ अगर वो सोर्स ऑफ इनकम हो रही है, तो वो डिपेंडेंसी जो है वो बदल जाती है और वो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है और ओडीओपी स्कीम के माध्यम से इनकम सोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन भी एक उसका मुख्य उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ओडीओपी स्कीम ये कोशिश करता है कि कैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस
को इंश्योर किया जाए, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सही तरह से इस्तेमाल हो सकें, उनको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें और उनको प्रिजर्व भी कर सकें, उनको कंजर्व भी कर सकें, ताकि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं जो ख़ास तौर पे उस नेचुरल रिसोर्स या हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसी में उनको भी मौका मिल सके और वो भी आगे एक बेहतर विकल्प उन्हें मिल सके। तो यहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ताकि इन्वायरमेंट और जो रिसोर्सेज हैं उनका कह सकते हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी उसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो अब समझते हैं क्या क्या इसके की फीचर्स हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के। तो जो सबसे पहला अगर हम की फीचर की बात करें तो ये काम करता है लोकल स्पेशलाइजेशन के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट के पास एक इंडस्ट्री होती है, एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट होता है, तो कहीं ना कहीं उसके पास एक लोकल स्पेशलाइजेशन होता है। तो वही उद्देश्य होता है, वही इसका की फीचर है कि ओडीओपी स्कीम इनकरेज करता है कि कैसे उस लोकल स्पेशलाइजेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके और उस यूनिक प्रोडक्ट को या उस डिस्ट्रिक्ट बेस्ड जो ओरिजिन प्रोडक्ट है या ऐसी कोई कला है, कोई क्राफ्ट है जिसका कोई हिस्टोरिकल या कल्चरल एडवांटेज भी है और उसकी एक इम्पोर्टेंस है, तो उस लोकल प्रोडक्ट को या उस क्राफ्ट को एक लोकल स्पेशलाइजेशन की तरह उसको जो है वो प्रमोट किया जा सके और उसको डेवलप किया जा सके और उसको एक लोकल स्पेशलिटी के नाम से या उसकी एक अलग एक पहचान बन सके उस डिस्ट्रिक्ट की, उस रीजन की। तो ये लोकल स्पेशलाइजेशन एक इसका की फीचर है। इसी तरह जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया स्किल डेवलपमेंट, तो ज़ाहिर सी बात है अगर कोई जहाँ पे भी कला आती है, जहाँ पे भी क्राफ्टमैनशिप आती है, वहाँ पे आर्टिसंस की स्किल डेवलपमेंट और ख़ास तौर पे अगर उनको एक व्यवसाय के तौर पे उस कार्य को करना है, उस क्राफ्ट को लेके चलना है, तो उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर जो स्किल्स होते हैं वो पैदा करना, वो स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो आर्टिसन होता है, जो क्राफ्ट तैयार कर रहा होता है, उसके पास ट्रेडिशनल स्किल्स तो उसको कह सकते हैं एक इनहेरिटेंस के साथ उसको मिल रहा होता है, एक उसे अपनी प्रीवियस जनरेशन्स के साथ वो बचपन से सीख रहा होता है, लेकिन कैसे वो अपने अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप कर सके, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न जो मार्केटिंग, ब्रांडिंग और इस तरह के जो मॉडर्न कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ साथ कैसे वो स्किल डेवलपमेंट कर सके ताकि वो बेहतर एंटरप्रेन्योर भी बन सके एक अच्छे आर्टिसंस के साथ साथ, और लोकल लेवल पे जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है या जो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी वो बेहतर तरीके से वो पूरा कर सके। तो स्किल डेवलपमेंट भी इसी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो इनिशिएटिव है उसका एक की फीचर होता है। इसके अलावा मार्केटिंग एंड प्रमोशन, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि ये मार्केटिंग एंड प्रमोशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, और ख़ास तौर पे जब हम उस प्रोडक्ट को एक स्पेशल क्राफ्ट की तरह और एक स्पेशलिटी की तरह, एक लोकल स्पेशलाइजेशन की तरह हम उसे एक तरह एक पहचान देना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जब इंटरनेशनल मार्केट तक उसे पहुंचाना है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक उसे पहुंचाना है, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी ब्रांडिंग हो, उसकी पैकेजिंग हो, या इवन जो ऑनलाइन मार्केटिंग के जो नए अब मॉडर्न जो तरीके आ गए हैं, जो एफर्ट्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकें, और जो मार्केटिंग एंड प्रमोशन सपोर्ट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग या इस तरह की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो सारी चीज़ें उन तक पहुंचाई जा सकें और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री और डिस्ट्रिक्ट को ये ज़रूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका एक्सेस, देखिए गवर्नमेंट जो होती है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो ज़रूरी कह सकते हैं कि क्रेडिट का एक्सेस है, वो सब पहुंचाने में बहुत इन्वेस्ट करती है, और ओडीओपी स्कीम के माध्यम से जो भारत सरकार का जो प्रायोरिटी होती है वो ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी होती है, और जो क्रेडिट फ़्लो है मार्केट्स पे, ताकि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको उस प्रोडक्ट को बनाने में या उस इंडस्ट्रीज़ के लिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो कैपिटल एक्सपेंसेस रिक्वायर है, उनका क्रेडिट फ़्लो इजी हो सके, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें, तो गवर्नमेंट का इसके लिए भी काफ़ी एक योगदान रहता है।
और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो ज़ाहिर सी बात है, जब लोकल लेवल पे ही अगर कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है या वहाँ पे उसका व्यापार बढ़ता है तो और लोगों की ज़रूरत होती है, डिमांड के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत होती है और उसी के साथ साथ ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई लोकल इंडस्ट्री ग्रो करती है, उसमें उसको मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करनी है डिमांड को पूरा करने के लिए, तो ज़ाहिर है मैन पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए जो लोकल लेवल पे जो मैन पावर अवेलेबल होगी वो हमारे लोकल यूथ हो सकते हैं, वहाँ के महिलाएं हो सकती हैं, या जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हो सकते हैं, वो सब उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपना योगदान दे सकते हैं और अपने लिए बेहतर रोज़गार सुनिश्चित कर सकते हैं अपने ही रीजन के अंदर, अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब सवाल ये आता है कि डिस्ट्रिक्ट्स कैसे चूज़ करते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट या क्राफ्ट जो कि ओडीओपी के अंदर जो है जिसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप आता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट्स। कैसे हम ये माने कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से आता है और यहाँ पे इसकी एक स्पेशलाइजेशन है। तो यहाँ पे रोल आता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ का, जो कि लोकल जो एक्सपर्ट्स होते हैं या जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके इन प्रोडक्ट्स को या इस तरह की जो कला होती है, क्राफ्ट्स होते हैं, उनको एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, या कह सकते हैं कि उन सब की सहमति बनती है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है या ये जो क्राफ्ट है ये इसका एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और कहीं ना कहीं इस डिस्ट्रिक्ट के साथ एक यूनिकनेस है जिसके लिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एक यूनिक प्रोडक्ट है या ये एक ओडीओपी स्कीम के तहत ये एक एलिजिबल प्रोडक्ट है। ज़ाहिर है जब इस तरह का एक कॉमन कह सकते हैं कि अगर राय बननी है तो वो सिर्फ परसेप्शंस पे नहीं होगा, वहाँ पे कई तरह के सर्वेस कराए जाते हैं, कई तरह के आर्टिसंस के साथ कंसल्टिंग की जाती है और जो लोकल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनको भी स्टडी किया जाता है, उनको समझा जाता है कि मौजूदा जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, किस स्तर की हैं और वहाँ पे किस तरह का कह सकते हैं कि हम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद ही एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस डिस्ट्रिक्ट के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है या उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा लोकल एक्सपर्टीज़ एंड ट्रेडिशन, देखिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो कला है जिसको हम क्राफ्ट कहते हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक पुरानी हिस्ट्री होती है उस रीजन के अंदर और कहीं ना कहीं या तो वो किसी ट्रेडिशन के साथ उस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े होते हैं। तो ये अपने आप में ऐसा नहीं हो सकता कि वो अचानक बने, उनके पीछे एक बहुत लंबी इतिहास होता है, कई जनरेशन्स उस कार्य में होते हैं, उस प्रोडक्ट या उस ट्रेडिशन में होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे वहाँ पे एक लोकल एक्सपर्टीज़ क्रिएट होती है, एक ट्रेडिशन बनता है। तो ये भी एक कह सकते हैं ये भी एक तरीका होता है उस आइटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या ऐसे आर्टिसंस के माध्यम से जो जनरेशन से चले आ रहे हैं जो कि कल्चरल हेरिटेज और जो वहाँ का स्किल है उसको दर्शाता है उस रीजन का। तो लोकल एक्सपर्टीज़ और जो ट्रेडिशंस होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, वो भी एक कह सकते हैं एक फैक्टर होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर किसी प्रोडक्ट या क्राफ्ट को ओडीओपी स्कीम के अंदर इस्तेमाल करना है या उसे शामिल करना है। इसके अलावा मार्केट डिमांड भी एक कह सकते हैं कि एक पैरामीटर होता है। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है अगर उसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है तो वो ओडीओपी में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट हमें वही सेलेक्ट करना होगा या गवर्नमेंट की तरफ से वही प्रोडक्ट सेलेक्ट होते हैं जहाँ पे कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, और जहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट में डिमांड हो सके। तो बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ किया जाए जिनके अंदर एक पोटेंशियल हो इनकम जनरेट करने का और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने का। इसके अलावा इकोनॉमिक वायबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जो प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किया गया वो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसा कोई प्रोडक्ट पर की बात कर लें जिसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी ही ना हो,
तो फिर सारे ही फैक्टर्स उसमें इंक्लूड करे जाते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल परचेज करने की बात हो, प्रोक्योरमेंट की बात हो, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रही है उसकी, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्या पोटेंशियल है उस प्रॉफिट मार्जिन्स बनाने का। तो इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे किसी भी प्रोडक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी आइडेंटिफाई की जाती है, एज्यूम की जाती है, और जाहिर सी बात है जब इकोनॉमिक वायबिलिटी बेहतर होगी जिसकी, उसको पहले ओडीओपी स्कीम के तहत उसको एक प्रोडक्ट या क्राफ्ट की तरह समझा जाएगा। इसके अलावा जो अगला फैक्टर होता है वो होता है आर्टिसन और स्किल बेस। देखिए किसी भी क्राफ्ट के लिए या किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम मास लेवल पे या बड़े लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम उसे प्रमोट करना चाहते हैं, तो वह बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए सफिशिएंट आर्टिसंस या उस तरह का स्किल बेस भी हो जो कि मैन पावर के रूप में आता है। तो ज़रूरी जो जितनी भी आर्टिसंस या क्राफ्ट्समैन की जो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में या उस स्तर पे बनाने में, जिस तरह की डिमांड हम फोरकास्ट करते हैं, तो अगर वहाँ पे उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस तरह के आर्टिसंस की या उस तरह का स्किल बेस मौजूद है, तभी उस प्रोडक्ट को या उस स्किल को हम ओडीओपी स्कीम के माध्यम से उस डिस्ट्रिक्ट में एक ओडीओपी प्रोडक्ट की तरह या ओडीओपी क्राफ्ट की तरह ही उसको इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, जैसा कि हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जाए उसके लिए उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी ज़रूरी सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो वहाँ मौजूद होना चाहिए। और यदि अगर वहाँ पे वो उतना उस स्तर पे मौजूद नहीं है, तो कम से कम उसको उस स्तर का डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के पास वो प्रोविजंस हों, ताकि वो इन फ्यूचर वहाँ पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। तभी उस डिस्ट्रिक्ट को, उस प्रोडक्ट को ओडीओपी स्कीम के अंदर शामिल किया जाएगा, उस प्रोडक्ट को या उस क्राफ्ट को। इसके अलावा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज की डेट में पोल्यूशन और एनवायरमेंटल सेफ्टी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब हम किसी सेलेक्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो वहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि जो वो प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है कि नहीं, यानी कि जो वहाँ का लोकल इकोसिस्टम है कहीं उसको तो वो नुकसान या क्षति तो नहीं पहुँचा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी आइडेंटिफाई करना। उसी के साथ साथ उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस, अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी कोई कल्चरल या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उस डिस्ट्रिक्ट से, तो उसको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान उस पर्टिकुलर क्राफ्ट से या उस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि उससे जुड़ी हुई जो हिस्ट्री या कल्चर है उससे होती है, उसकी पहचान होती है। और कहीं ना कहीं वो लोकल ट्रेडिशंस या उस हेरिटेज को भी प्रिजर्व करने में मदद करता है। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस को भी एक इम्पॉर्टेंस दिया जाता है, उसकी भी प्रेफरेंस होती है। इसके अलावा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता है, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं जिसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, या इस तरह के जो अन्य स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सब का कह सकते हैं आपस में कंसल्टेशन होता है। और ये जो पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो इसीलिए होता है कि इन सब के तालमेल के साथ, इन सब की सहमति के साथ ही जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें उन सब का इंटरेस्ट हो, तभी वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसको बेहतर बनाने के लिए या उस दिशा में कार्य करने के लिए वो भी मोटिवेटेड रहेंगे। और उन सब का कह सकते हैं कि एक एक सब कॉमन प्लेटफॉर्म पे होंगे, ताकि सबका उसमें भागीदारी हो सके और सबकी उसमें जो है सहमति हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट की जो सपोर्ट होती है गवर्नमेंट एजेंसीज़ के माध्यम से और जो दूसरे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उसके माध्यम से, गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से होता है, ताकि जो प्रोडक्ट या जो क्राफ्ट सेलेक्ट किया गया उसको गवर्नमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट है, किस तरह का उसके गवर्नमेंट स्कीम्स उसमें मौजूद हैं। तो ये भी एक सिलेक्शन प्रोसेस में ये भी एक फैक्टर होता है कि उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है। इसके बाद जब एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट या क्राफ्ट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है
वो लोकल जो आर्टिसंस होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उन सब के साथ मिल के अलग अलग इनिशिएटिव्स को डिस्कस करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं कि कैसे इसको डेवलप और प्रमोट किया जा सके। ये जो इनिशिएटिव्स होते हैं, इसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, इसमें अलग अलग तरह के मार्केटिंग कैंपेन्स हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल असिस्टेंस की होती है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या इंडस्ट्री के लिए किस तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें देना है, खास तौर पे जो आर्टिसंस हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं जो उसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है। तो जो ओवरऑल गोल होता है वो होता है कि कैसे हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकें, लोकल ट्रेडिशंस को प्रिजर्व कर सकें, और जो डिस्ट्रिक्ट की जो इकोनॉमी है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी है, उसको हम बूस्ट कर सकें। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एक अप्रोच होती है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। ओडीओपी स्कीम एक स्ट्रैटेजी है भारत सरकार की कि कैसे हम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट या एक क्राफ्ट को आइडेंटिफाई करें, सेलेक्ट करें, और फिर सब मिल के उसको एक बेहतर इकॉनमी में बदलें और बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। तो अब इसको समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ओडीओपी स्कीम का किस तरह का इम्पैक्ट है। तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि जितना भी ओडीओपी में प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को दूसरी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपैरिजन में देखें, या हमें सबको अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि सबके चैलेंजेस अलग होते हैं, सबके डिमांड एंड सप्लाईज अलग हैं, सबके मार्केट्स अलग हैं, और सबके जितने भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं वो सब अलग होते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो इम्पैक्ट होगा वो भी वेरी करेगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट टू एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे लोकल इकोनॉमी अलग होती है, जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो अलग है, लेवल ऑफ सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट भी अलग अलग तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो जो ओडीओपी है उसका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ओडीओपी स्कीम कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर उस पर्टिकुलर रूरल एरिया में या उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है तो सारी बातें फिर वो कह सकते हैं कि वो बेकार की ही हैं, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लोग उसमें तभी इन्वॉल्व होंगे जब उन्हें वहाँ पे कुछ बेहतर इनकम अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखेगा। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी यूनिक प्रोडक्ट्स डेवलप किए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे कम से कम कुछ लोकल लेवल पे इनकम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों। वो आर्टिसंस के लिए हो सकती हैं, फार्मर्स के लिए हो सकती हैं, स्मॉल बिजनेसेस के लिए हो सकती हैं। और अगर जब हम इन सब को कंपेयर करेंगे तो वहाँ का जो ओवरऑल जीडीपी होगा उस रीजन का वो इंक्रीज़ होना चाहिए। और ये होता भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देखने को मिलती भी है कि अगर छोटे छोटे फार्मर्स, आर्टिसंस या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको उनकी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो ओवरऑल जीडीपी उस रीजन का बेहतर होता है। तो ओडीओपी स्कीम का ये एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उसको प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वहाँ पे ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। और जब हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ट्रेडिशनल क्राफ्ट या ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो वहाँ पे वो लोकल लेवल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट के लिए लोकल स्किल्स या लोकल जो मैन पावर होती है वो सबसे बेहतर होती है। तो यहाँ पे इन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बड़े स्तर पे डेवलप होती हैं, बड़ी जॉब्स क्रिएशंस हमने देखे हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ही होता है ओडीओपी का। और जिससे एक सबसे बड़ा जो एक और पॉजिटिव इफेक्ट आता है वो होता है माइग्रेशन रुकता है। जो वहाँ का यूथ है लोकल, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में या दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट नहीं करता है। और ख़ास तौर पे इसका एक दूसरा एडवांटेज मिलता है, वो होता है कि जो वहाँ की लोकल महिलाएं होती हैं वो घरों में ही रह के भी कभी कभी अपने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको जॉब करने की या कुछ इनकम जनरेट करने की। तो ना सिर्फ यूथ को बल्कि साथ ही साथ जो महिलाएं होती हैं जो घरों में रह के भी कुछ पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इनकम जनरेशन की, और ओवरऑल जो है वो परिवार की इनकम बढ़ती है।
इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट आता है ओडीओपी का वो होता है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। ओडीओपी इस बात को इनकरेज करता है कि कैसे हम जो भी लोकल लेवल पे जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, जो स्किल्स हैं, उनको हम प्रिजर्व करें, उनको कंजर्व करें और उनको पूरी तरह से ट्रेडिशनल क्राफ्ट की तरह ही उनके ओरिजिनल फॉर्म में ही उनको ट्रेडिशनली उसको वैसे ही प्रमोट करें। सिर्फ उसका स्केल बढ़ाएं, उसकी स्केलेबिलिटी पे काम करें, ना कि उसका जो ओरिजिनलिटी है उसको चेंज किए बिना। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करना, जो क्राफ्ट्स पर्सन्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, उनकी स्किल्स को, उनका जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको काम उस पर्टिकुलर आर्ट और क्राफ्ट को बनाने का, उसको भी प्रिजर्व करना है और उसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करते हुए उसकी स्केलेबिलिटी को बढ़ाना है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल क्राफ्ट को भी काफ़ी वो प्रिजर्व करने की बात होती है, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है, देखने को मिला है। इसके अलावा एक बड़ा दिलचस्प इसका इम्पैक्ट है वो है टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है। टूरिज़्म इंडस्ट्री जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उभरती हुई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको काफ़ी इसमें बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जब इस तरह के यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अलग-अलग, तो बहुत सारे बाहर के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो लोकल लेवल पे जाके उन क्राफ्ट्स को, उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं, समझते हैं, जिससे ओवरऑल जो वहाँ का टूरिज़्म होता है, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री होती है, वो ग्रोथ करती है, जिससे अगेन एक पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। इसके अलावा रूरल अर्बन लिंकेजेस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि ओडीओपी जब बात कर रहा होता है हम ओडीओपी की, तो वो हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अलावा रूरल अर्बन लिंकेजेस, ओडीओपी जो होता है वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है रूरल और अर्बन एरियाज़ का लिंकेज की। अगर हम बात करें जैसे जैसे लोकल प्रोडक्ट्स पॉपुलर होते जाते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जाती है, वो कहीं ना कहीं अपने अर्बन आसपास के जो अर्बन लोकेलिटीज़ होती हैं, अर्बन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे भी उनको एक जगह मिलना शुरू हो जाती है। वो वहाँ पे भी उनको उनकी एक मार्केट क्रिएट होने लगती है, जिससे कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक एक्सचेंज होने लगता है दोनों रीजन्स के अंदर, रूरल और अर्बन। तो वहाँ पे जो रूरल और अर्बन पॉपुलेशंस है, दोनों को ही उसका फ़ायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये टू वे सिस्टम होता है, जो रूरल इकोनॉमी है, जो लोकल इकोनॉमी है, उसको भी इसका फ़ायदा मिलता है, और जो आसपास का अर्बन सेंटर्स होते हैं जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं उस प्रोडक्ट की वजह से, उनको भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये एक अच्छा लिंकेज क्रिएट होता है, और जिसका दोनों ही क्षेत्रों पे एक इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है, और एक कह सकते हैं कि दोनों लोकेशंस की जो पॉपुलेशन होती है उसको इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है वो होता है हमारे एमएसएमई सेक्टर के ऊपर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के ऊपर, जो ख़ास तौर पे उनको प्रमोट करने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स स्मॉल बिजनेसेस को, इस तरह की माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी उनको बूस्ट मिलता है। तो इस तरह के जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको भी काफ़ी इसमें बेनिफिट मिलता है। आइए अब समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं ओडीओपी स्कीम में। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए है, वो सबसे पहला है वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, ख़ास तौर पे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं जो कि रूरल एरियाज़ मोस्टली होते हैं, तो वहाँ पे जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत बड़ी कमी होती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या जो स्टोरेज है और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहला तो ये होगा कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में सबसे पहले योगदान देंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। वो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है? सबसे पहले जैसे इसमें सड़क आ सकती है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, वेयर हाउसेज़ हो सकते हैं, और ऐसा जितना भी ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करे उनकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उस पर्टिकुलर रीजन में। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज है, जिसका सॉल्यूशन वहाँ के गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ को मिल के लेना होता है। इसी तरह एक्सेस टू फाइनेंस, किसी भी स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज के लिए या किसी आर्टिसन के लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा ये भी होता है कि उसके पास फाइनेंस की कमी होती है, और अगर होती भी है फाइनेंस अवेलेबल तो वो बहुत ही महंगे ब्याज दरों पे है, या कह सकते हैं उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे बात आती है अफोर्डेबल फाइनेंसिंग की। तो ऐसा इजी क्रेडिट और अफोर्डेबल फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए जिससे वहाँ की प्रोडक्शन और मार्केटिंग में मदद मिल सके।
अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सॉल्यूशन के तौर पे हमारे सामने आते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती हैं, लोकल बैंक्स आते हैं जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उस तरह के पार्टिसिपेंट्स के लिए। इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं ताकि लोकल लेवल पे जो आर्टिसंस हैं उनको इसके बारे में ज़रूरी जानकारी दी जा सके और उनको एक अफोर्डेबल फाइनेंस उन तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा मार्केट लिंकेज की बात प्रॉब्लम आती है, वो एक चैलेंज है कि कैसे जो सही मार्केट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए, स्पेशली जो उस राज्य या उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर की मार्केट्स हैं, वहाँ तक जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं वो कैसे पहुँचे। तो एक ज़ाहिर सी बात है, एक छोटे आर्टिसन के लिए दिक्कत होती है कि वो प्रोडक्शन भी करे और फिर वो दूसरे राज्यों या शहरों में जाके उसकी मार्केटिंग भी करे। तो इसके सॉल्यूशन के तौर पे जो मार्केट लिंकेजेस का जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो ये है कि हमें ऐसे कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने होंगे जो कि मार्केट लिंकेजेस क्रिएट कर सकें। वो कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स क्या हो सकते हैं? वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप्स हो सकती हैं लार्ज रिटेलर्स के साथ जो कि लोकल प्रोड्यूसर्स तक पहुंच सकें। इसी तरह गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी इसमें काफ़ी मदद कर सकती हैं, फैसिलिटेट कर सकती हैं इस तरह के कनेक्शंस को क्रिएट करने के। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट लिंकेज का चैलेंज होता है जिसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बिकॉज होता क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है कि जब प्रोडक्ट लोकल लेवल से निकल के बाहर जाता है, चाहे वो देश के अलग राज्यों में हो या इंटरनेशनल बाज़ार में हो, वहाँ पे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन निकल के आता है क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के फॉर्म में, सर्टिफिकेशन सिस्टम्स क्रिएट करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना, जो कि ये सुनिश्चित कर सकें कि जो ओडीओपी प्रोडक्ट्स हैं वो जो ज़रूरी नेसेसरी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रहे हैं। स्किल एंड ट्रेनिंग ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जितने भी आर्टिसंस होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उनके अंदर वो ट्रेडिशनल स्किल्स तो होते हैं, लेकिन अगर इफ़ेक्टिवली उसको एक बिज़नेस की तरह उसको आगे बढ़ाना है, उसको स्केल अप करना है, तो वो जो ज़रूरी स्किल्स और नॉलेज होते हैं एक एज एन एंटरप्रेन्योर, वो मिसिंग होते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है स्किल और ट्रेनिंग का। इसके सॉल्यूशन के तौर पे अगर हम बात करें तो स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं ओडीओपी इनिशिएटिव का। इसकी मदद से जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो अपनी प्रोडक्शन और मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा मार्केट कंपटीशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो भी ओडीओपी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में जाके बहुत चैलेंज फेस करते हैं अब कंपटीशन का, क्योंकि पहले से वहाँ पे इस्टेब्लिश ब्रांड्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं। अब इसके सॉल्यूशन के तौर पे हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं ऐसे फीचर्स को जो यूनिक है उस प्रोडक्ट को लेके, या उसकी जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसको हाईलाइट करते हुए, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी को, उसके स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए, ये सारी चीज़ों को उसकी ब्रांडिंग करना, उसको हाईलाइट करना, उसके यूनिक फीचर्स और कल्चरल सिग्निफिकेंस के साथ साथ उसकी क्वालिटीज़ को, तो मार्केट में जो इस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं उनसे वो एटलीस्ट कॉम्पीट कर सकते हैं और वो अपनी जगह बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी होते हैं जिसमें कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या जो ब्यूरोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ख़ास तौर पे छोटे व्यवसाय वालों के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन किया जाता है प्रोसीजर्स को, और जो रेड टेपिज्म होता है उसको कम किया जाता है ओडीओपी पार्टिसिपेंट्स का, जिसमें गवर्नमेंट के जितने भी इंसेंटिव्स हैं और बेनिफिट्स हैं उन तक आसानी से पहुँच सकें। सस्टेनेबिलिटी एक चैलेंज होता है, तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किए गए हैं वो पहले से ही इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो और जो लोकल इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब ना कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होता है उसके सामने। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इनकरेज किया जाए, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन हो सकता है, या इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं। तो इन सब के लिए करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा इंसेंटिव्स और सपोर्ट्स भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि लोग उसके लिए तरफ ज़्यादा इनकरेज हो सकें। इसके अलावा अवेयरनेस और प्रमोशन, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स, चाहे वो डोमेस्टिक कस्टमर्स हों या इंटरनेशनल हों, वो उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पता ही ना हो।
तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि इस तरह की मार्केटिंग और प्रमोशन टेक्निक्स अपनाई जाएँ, इस लेवल पे मार्केटिंग और प्रमोशन किया जाए ताकि वो ना सिर्फ लोकल बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुँच सकें उनके बारे में, चाहे वो ट्रेड फेयर्स के माध्यम से, एग्जीबिशंस के माध्यम से, या आजकल डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीका है मार्केटिंग करने का, प्रमोशन करने का, तो उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, स्मॉल जो बिजनेस ओनर्स हैं उन तक ये बात पहुँचाना। उसके अलावा पॉलिसी अलाइनमेंट भी एक चैलेंज होता है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ जो कोऑर्डिनेशन होते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे ज़मीनी स्तर पे उसको कोऑर्डिनेट किया जाए। तो यहाँ पे ज़रूरी होता है एक सॉल्यूशन के तौर पे कि जितने भी गवर्नमेंट या जो भी उसमें अलाइन्ड लोग हैं जो भी इसमें वो ओडीएपी स्कीम को पूरी तरह से उस पूरे फ्रेमवर्क को जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क के तौर पे उसको बनाएं ताकि वो ज़मीनी स्तर पे पूरी तरह से पहुंच सके। अब ज़ाहिर है ये सारे चैलेंजेस जो होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए एक कहीं ना कहीं एक तालमेल चाहिए, एक बहुत बड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज़, लोकल अथॉरिटीज़, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट सेक्टर भी, इन सब का एक अच्छा तालमेल, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन वो सब चाहिए है। और साथ ही साथ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबल अप्रोच इन सब इशूज़ की तरफ, ताकि अगर कोई चैलेंजेस हैं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अगर क्रिएट कर सकें ताकि वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बेहतर किया जा सके और देश के जितने भी इस तरह के ओडीओपी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बेहतर किया जा सके। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल एक सबसे अहम रोल आता है क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, ख़ास तौर पे प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग या जो सपोर्ट सिस्टम करना होता है जो ताकि लोकल इकोनॉमीज़ को प्रमोट किया जा सके। इसके लिए जो लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को प्रिजर्व करना है और सबसे बड़ी बात जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ कर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रिएट करनी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट की रिक्वायर होती है, तभी इसको एक सक्सेसफुल स्कीम की तरह देखा जा सकता है। तो गवर्नमेंट के क्या क्या रोल्स होते हैं? सबसे पहला रोल आता है इस ओडीओपी स्कीम को इम्प्लीमेंट करके उसको इम्प्लीमेंट करना, जिसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। पहले उस डिस्ट्रिक्ट या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है वो बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। उसके साथ साथ प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना, ये हम पे पहले समझ चुके हैं कि कैसे किया जाता है। स्किल डेवलपमेंट में भी गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से। फाइनेंशियल सपोर्ट ये प्राइमरीली गवर्नमेंट का ही कह सकते हैं कि एक रोल है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। इसके अलावा मार्केट लिंकेजेस की अगर हम बात करें, जैसे हमने रूरल और अर्बन लिंकेज को देखा, ऐसे ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी मार्केट लिंकेजेस हो सकते हैं। स्टेट लेवल पे भी दो स्टेट्स के माध्यम से भी हो सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस ये एक बहुत बड़ा एक रोल होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि जितना भी क्वालिटी एश्योरेंस होता है उसके सर्टिफिकेशंस हो सकते हैं, वो सब गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के माध्यम से ही होना चाहिए, जिससे जो हमारे प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल स्तर की हो सके। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट का ही होता है, क्योंकि रोड्स बनाना या इस तरह के जो बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट्स ही कर सकती है, उसमें कोई प्राइवेट का रोल नहीं हो सकता। ज़ाहिर सी बात है ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उस सरकार का काम होता है। इसके अलावा मार्केटिंग और प्रमोशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड पॉलिसी एडवोकेसी, ये सारे रोल्स आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो इस स्कीम को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं। तो अगर अब इस स्कीम के कंक्लूजन की बात करें, तो सबसे पहले हमने ओडीओपी के माध्यम से ये देखा कि कैसे यूनिक और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करके एक कह सकते हैं कि उसको फ्रंट पे लेकर आया, जो दबे हुए होते हैं या कहीं अंधेरे में एक तरीके से या किसी छोटे से रीजन में अपना छोटे स्तर पे काम कर रहे होते हैं, उनको कैसे हम निकल के उनको फ्रंट पे लेकर आएँ। इसके अलावा जो हमारा रिच हेरिटेज है, क्राफ्टमैनशिप है, उसको भी हम प्रिजर्व करें और नए एवेन्यूज़ खोलें उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए।
इसके अलावा जो आर्टिसंस हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वो इसके बेनिफिट्स को समझें और इस स्किल डेवलपमेंट या फाइनेंशियल सपोर्ट या इस तरह के जो भी एक्सेस है उन सब तक ये इस स्कीम के माध्यम से उनको ये सब चीज़ें मिलें और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। गवर्नमेंट एजेंसीज़, लोकल अथॉरिटीज़ या जो भी कम्युनिटीज़ हैं लोकल लेवल पे, वो बहुत ही अहम उनका रोल होता है इसके इम्प्लीमेंटेशन में, एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में ODOP स्कीम के। वो लोग आपस में सब मिल के काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया गया है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो ना सिर्फ अपने ही लोकल एरिया में बल्कि दूसरे मार्केट प्लेस में भी वो उसको एक पसंद किया जाए और उसकी डिमांड बढ़े। इससे ना सिर्फ अपने ही रीजन में बल्कि दूसरे इकोनॉमिक गेन्स भी होते हैं। एक कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ प्राइड और आइडेंटिफाई आता है उस लोकल व्यक्ति के अंदर, उस लोकल आर्टिसन के अंदर, कि अगर उसका प्रोडक्ट दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में जाता है तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ प्राइड और आइडेंटिटी भी इस्टेब्लिश होती है, जिससे उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके अंदर एक कह सकते हैं कि अच्छी भावना क्रिएट होती है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से पहचाने जा रहे हैं और पूरी दुनिया में हम उस प्रोडक्ट या उस क्राफ्ट की वजह से हमारा उसका नाम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये सपोर्ट करती हैं ODOP स्कीम के माध्यम से कि कैसे हम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट को या एक क्राफ्ट को आइडेंटिफाई करें और फिर उसको ना सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाएं और उसकी जो मार्केट है उसको हम बढ़ाएं और बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, ख़ास तौर पे हमारे लोकल रीजन के अंदर। तो ये थी ODOP स्कीम, भारत सरकार का इनिशिएटिव, एक स्ट्रैटेजी कि कैसे हम लोकल इकोनॉमीज़ को मजबूत करें ताकि हमारा देश जो कि भरा पड़ा है ऐसे सैकड़ों ट्रेडिशनल आर्ट्स, ऐसे ट्रेडिशनल कल्चर्स से भरा हुआ है, उन सब को इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ आगे बढ़ाएं और उनको प्रिजर्व करें। इस ODOP स्कीम के माध्यम से भारत सरकार का यही एक स्ट्रैटेजी है और यही इनिशिएटिव है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में ODOP स्कीम को हम लोगों ने अच्छे से समझा। लाइव सेशन में भी हम लोग जुड़ेंगे, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेरीज हों अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप सवाल पूछ सकते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आपके जो भी क्वेरीज़ हैं उनको अच्छे से उसको हैंडल करें और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको दूर कर सकें। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू। बिजनेस पाठशाला में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे यूनिक बिजनेस आइडियाज़ जो आपको एक सफल उद्यमी बना सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG इंडस्ट्री के कुछ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज़ के बारे में आपको बताएंगे। फुटबॉल, आज का पहला बिजनेस आइडिया फुटबॉल या सॉकर स्पोर्ट में इस्तेमाल होने वाले मेन इक्विपमेंट यानी फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल या सॉकर खेलने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्पेरिकल बॉल को वल्केनाइज्ड रबर, प्लास्टिक ब्लैडर्स और सिंथेटिक लेदर से बनाया जाता है। इसकी कवरिंग के लिए प्लास्टिक कवर का यूज होता है। फुटबॉल की सिलाई पेंटागन और हेक्सागन पैटर्न में होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अंदर से खोखली होती है और इसमें हवा भरी जाती है। अगर आप 300 पीस प्रतिदिन की क्षमता के साथ फुटबॉल बिजनेस शुरू करते हैं तो इसके लिए 250 से 3500 स्क्वायर फीट एरिया, 30 से 40 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, 15 से 20 मैन पावर और 30 से 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय के जरिए आप एनुअली 20 से 25% प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस, ज्वेलरी एक पर्सनल ऑर्नामेंटल एक्सेसरी है जो अलग अलग तरह की डिजाइन्स और पैटर्न्स में उपलब्ध है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और डायमंड ज्वेलरी न सिर्फ क्लासी और एलिगेंट लुक देती हैं, साथ ही पर्सनालिटी को काफी अट्रैक्टिव भी बनाती हैं। ज्वेलरी के मार्केट स्कोप की बात करें तो बैंगल, नेकलेस, इयररिंग, नोज रिंग, ब्रेसलेट, एंकलेट आदि एसेसरीज की काफी डिमांड रहती है। ऐसे में आपके लिए भी ये प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर साबित हो सकता है। अगर आप स्मॉल स्केल पर बैंगल्स और पेंडेंट्स की सिंगल प्रोडक्शन यूनिट के साथ ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो इसके लिए 1000 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड कनेक्शन और 3 से 4 मैन पावर की आवश्यकता हो। इस बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली लाइट वेट ज्वेलरी मेकिंग मशीन की कीमत 20 लाख होगी। वहीं ऑटोमेटिक CNC मशीन की कॉस्ट करीब 30 लाख होगी। इस व्यवसाय के जरिए आप 15 से 20% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छरों को भगाने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल लगभग हर घर में हो रहा है।
इस थिन वेशियस लोशन में हल्की फ्रेग्रेंस होती है। मॉस्किटो रिपेलेंट को सिट्रोनेला ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, कैम्फर ऑयल, लैवेंडर ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल और इसोप्रोफाइल अल्कोहल आदि से बनाया जाता है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर जैसे मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट को बॉडी, हैंड्स, लेग और फीट में लगाया जाता है। आप इस लाभदायक बिजनेस मॉस्किटो रिपेलेंट को शुरू करके 15 से 20% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आवश्यकता है 6 से 8 मैन पावर, 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 20 से 25 किलोवाट पावर कनेक्शन। इनिशियल लेवल पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी मशीन कॉस्ट करीब 7 से 10 लाख है। साथ ही इस बिजनेस के लिए 11 से 16 लाख इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, वर्किंग कैपिटल समेत। चारकोल बॉडी एंड फेस वॉश। आज का आखिरी बिजनेस आइडिया है चारकोल बॉडी और फेस वॉश बिजनेस। ये एक जेल टाइप लिक्विड है जो शावर जेल बेस्ड चारकोल पाउडर, कलर और प्रिजर्वेटिव्स से तैयार किया जाता है। ये फेस और बॉडी से डर्ट, पॉल्यूशन और डेड स्किन सेल्स हटाकर न सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन करता है बल्कि स्किन से एक्सेस ऑयल भी हटाता है। चारकोल बॉडी और फेस वॉश बिजनेस के जरिए आप 15 से 18% प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्मॉल स्केल पर इसका व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको 1200 से 1400 स्क्वायर फीट एरिया, 10 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी, 6 से 8 मैन पावर और लगभग 32 से 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। तो ये थे FMCG इंडस्ट्री पर आधारित आज के बिजनेस आइडियाज। अगले सेगमेंट में नए बिजनेस आइडियाज के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। अब आप जूम सेशन के जरिए एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स पे मिल जाएगा।